तो डॉक्टर साहब आज हमें पहले तो ये बताइए मिर्गी होती क्या है, इसके समझा दीजिए आज पूरा। पेशेंट के एक हाथ में झटका आना स्टार्ट होता है, वह धीरे धीरे फिर पैर में और फिर पूरे शरीर में उसके अकड़ान आने लगती है। मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और मुंह से झाग भी आने लगता है। अच्छा, ये जो सीजर्स आते हैं आपने बताया, तो ये कितने तरह के होते हैं सीजर्स, अलग अलग तरह के? अचानक बच्चा जो है, जो कि अब्सेंट सीजर अक्सर बच्चों पर आ जाते हैं, अचानक बच्चा कुछ समय के लिए हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से गायब हो जाता है। गायब इन द सेंस उसका सेंस गायब हो जाता है, वह एक तरफ देखने लगता है और कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त चली जाती है और धीरे धीरे जब उसकी याददाश्त आती है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हुआ। ये अक्सर बच्चों में होता है। अच्छा, कई केसेस में मैंने कहीं पढ़ा था कि जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें भी सीजर्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे सामने अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ गया या सीज़र आ गए तो उस समय वहाँ पर जो मौजूद हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि पिक्चरों में तो देखते हैं कि जूता सूंघा दो मोजे सूंघा दो। यदि किसी व्यक्ति को सीजर आ रहा है तो सबसे पहले तो उसके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं देनी है, उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में चम्मच या हाथ या उंगली नहीं डालना होता है। हाँ डॉक्टर साहब, एक और पिक्चर मुझे याद आ रही है, दूल्हे राजा, जिसमें कादर खान जी बेहोश हो जाते हैं और जॉनी लीवर आते हैं तो कहते हैं सेठ जी को कोई जूता सूंघाओ, कोई सड़ा हुआ मोजा सूंघाओ, इन्हें कुछ सूंघाओ। कुछ लोग भूत प्रेत है, कुछ ऊपरी साया है, ये भी करते रहते हैं। आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी बता दीजिए। एक सामाजिक मुद्दा भी है कि कुछ लड़कियों की शादियां इस वजह से टूट जाती हैं। जो लड़की वाले होते हैं वो बताते नहीं हैं और शादी के बाद पता चलता है कि लड़की को सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं और फिर शादी टूट जाती है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? तो भाई आज का एपिसोड हम करने वाले हैं एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के ऊपर। मिर्गी के जब सीजर्स पड़ते हैं यानी कि दौरे आते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर किसी के घर में कोई एपिलेप्सी का मरीज है तो वही जान सकता है। तो मिर्गी यानी एपिलेप्सी पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ में हैं गाज़ियाबाद के जाने माने न्यूरो फिजिशियन, जिनको हम न्यूरो का हीरो कहते हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम मिर्गी यानी एपिलेप्सी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब आज हमें पहले तो ये बताइए मिर्गी होती क्या है, इसके समझा दीजिए आज पूरा। मिर्गी, देखो मिर्गी मतलब कन्वर्जन। हिंदी में बोलते हैं मिर्गी, उर्दू में बोलते हैं दौरा, अंग्रेजी में बोलते हैं एपिलेप्सी और संस्कृत में बोलते हैं अपस्मरा। होता कुछ नहीं है, यदि किसी व्यक्ति को दिमाग में अचानक संवेदनाएं गंभीर हो जाएं, अनियंत्रित हो जाएं और वह हमारे बॉडी के ऊपर कन्वर्जन के रूप में या चक्कर के रूप में या फिर क्या कहते हैं अजीब जैसी सेंसेशन के रूप में आने लगे तो हम कहते हैं कि हाँ भाई यह एक प्रकार की मिर्गी है। तो इसमें होता क्या है मिर्गी, मतलब क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता चलता है ये मिर्गी है? मिर्गी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजी वाले जो हर दूसरा मरीज मिर्गी का पेशेंट होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मेरा ये मानना है कि हर एक परिवार में किसी न किसी को कभी ना कभी एक बार मिर्गी का दौरा जरूर पड़ा होता है। होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति को सोते समय या जागते समय, चलते समय, खाते समय या कोई भी दिन की क्रियाकल्प करते समय अचानक एक हाथ में या एक पैर में या शरीर के एक हिस्से में या फिर चेहरे पर अजीब से सेंसेशन आने लगे या अचानक चक्कर आने लगे या बिना किसी कारण के उल्टी आने लगे, दिल घबराने लगे, तो ये मिर्गी के लक्षण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार इस तरह के लक्षण आए और उसका कारण जो है ठीक ना किया जा सके तो उस समय कहते हैं कि हाँ भाई ये क्रोनिक मिर्गी है या फिर ये एपिलेप्सी है। यदि किसी व्यक्ति को पहली बार झटका आए, दौरा आए, तो उसे हम एपिलेप्सी नहीं बोलेंगे। एक से ज़्यादा बार मिर्गी के अटैक आए और जिनका ट्रीटमेंट ना किया जा सके उसे हम कहते हैं कि एपिलेप्सी। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट के एक हाथ में झटका आना स्टार्ट होता है, वह धीरे धीरे फिर पैर में और फिर पूरे शरीर में उसके अकड़ान आने लगती है। मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और मुंह से झाग भी आने लगता है। तो इसे कहते हैं कि हाँ भाई ये मिर्गी का अटैक आ गया। यह अटैक
10 सेकंड का भी हो सकता है, ये 2 मिनट का भी हो सकता है, ये 5 मिनट का भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को 5 मिनट से ज़्यादा इस तरह के झटका आए या फिर लगातार झटके आए और उसके बीच में मरीज होश में ना आए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसको मिर्गी का स्टेटस एपिलेप्टिस का अटैक आ गया है। इसके अलावा पेशेंट को ऐसा नहीं है कि उसके हाथों पैरों में झटके आते हैं। कुछ मरीज जो है केवल चक्कर की कंप्लेंट करते हैं, कुछ मरीज तो बताते हैं कि उनके पेट में तितलियाँ चलने लगी हैं, कुछ मरीज कहते हैं कि उनको अचानक भूख से लगती है, कुछ मरीज कंप्लेंट करते हैं कि उनको अचानक ही हर चीज़ छोटा बड़ा दिखने लगता है, और कुछ मरीज तो ऐसे लगते हैं कि वह ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पे वह पहले कभी नहीं आए और उनको लगता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। कुछ मरीज करते हैं फैमिली जगह पर आके कहते हैं कि अरे मैं तो नई जगह पर आ गया। तो ये भी जो है डीजा भी या फिर जमेसा भी, ये भी मिर्गी के लक्षण होते हैं। हमारी बहुत सारी पिक्चर होती हैं जो इस मिर्गी के इन सिम्टम के ऊपर बनी हुई हैं, जिसमें डीजे भी हुआ या फिर एलिस इन वंडरलैंड हुआ या फिर पर्सनैलिटी चेंज हुआ। तो बहुत सारी पिक्चर होती हैं जो कि हमारी एपिलेप्सी के सिम्टम और एपिलेप्सी की बीमारी के ऊपर बनी हुई हैं। अच्छा, ये जो सीजर्स आते हैं आपने बताया, तो ये कितने तरह के होते हैं सीजर्स? अलग अलग तरह के सीजर बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो 2 तरीके से होते हैं। एक होता है सिंपल सीजर और एक होता है यानी सिंपल यानी फोकल सीजर, और एक होता है जीटीएसएस यानी जनरलाइज सीजर। यदि शरीर का एक हिस्सा फड़के, शरीर के एक हिस्से में दिक्कत आए तो उसे कहते हैं कि फोकल सीजर है। उसमें हम बेहोश हो भी सकते हैं, नहीं बेहोश हो सकते। यदि बेहोश नहीं हो रहे हैं तो उसे कहते हैं कि सिंपल फोकल सीजर है, और यदि बेहोश हो गए तो उसे कहते हैं भैया कॉम्प्लेक्स पार्शियल फोकल सीजर है। इसके साथ साथ यदि शरीर में अचानक दोनों तरफ अकड़ान आने लगे और अचानक आंखें ऊपर चढ़ जाएं और बेहोशी तुरंत आ जाएं, उसे कहते हैं कि जीटीसीएस है। जीटीसीएस का मतलब एक साथ दोनों शरीर में दिक्कत आना, शरीर के दोनों हिस्सों में एक साथ दिक्कत आने को ही जीटीसीएस कहते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। एक वैरायटी होती है अब्सेंट सीजर। अब्सेंट सीजर क्या होता है? अचानक बच्चा जो है, जो कि अब्सेंट सीजर अक्सर बच्चों पर आ जाते हैं, अचानक बच्चा कुछ समय के लिए हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से गायब हो जाता है। गायब इन द सेंस उसका सेंस गायब हो जाता है, वह एक तरफ देखने लगता है और कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त चली जाती है, और धीरे धीरे जब उसकी याददाश्त आती है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हुआ। ये अक्सर बच्चों में होता है, क्लास के अंदर होता है। टीचर कंप्लेंट करती हैं कि जो बच्चा होता है ये बीच बीच में क्वेश्चनों का जवाब नहीं देता या पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, अचानक किसी और दुनिया में चला जाता है। तो हो सकता है जो टीचर ये कंप्लेंट कर रखी है, हो सकता है बच्चे को अब्सेंट सीजर के अटैक आ रहे हों। ये तो नॉर्मली होता है सर, क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हैं, मेंटली कहीं और हैं। तो ये हम लोग के साथ भी होता था। आप लोगों के साथ भी होता था, हम लोगों के साथ होता है। लेकिन यदि अपनी इच्छा से हो रहा है तो नॉर्मल है, और यदि विदाउट एनी इच्छा हो रहा है और टीचर बताए तो इसका मतलब उसको अब्सेंट सीजर हो सकता है। तो ये बच्चों में अक्सर अगर कोई टीचर या कंप्लेंट करता है या किसी बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये सीजर जो आपने बताए, ये क्या ऐसा भी होता है कि सोते हुए भी किसी को सीजर्स आ सकते हैं? देखो, सीजर कभी भी आ सकता है, सोते भी आ सकता है, जागते भी आ सकता है। जो खासकर सोते में आते हैं ना, उसको हम कहते हैं नॉक्टर्नल एपिलेप्सी। ये खासकर जो हमारी नींद की स्टेज होती है, जो शुरू की स्टेज होती हैं, जिसे NREM स्लीप स्टेज बोलते हैं, उसमें आते हैं, और ये भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसमें अक्सर जो बच्चा या बड़े लोग जगते हैं, सुबह उठते हैं तो उनकी जीभ कटी होती है, वो शरीर बॉडी एक हो रखा होता है, मुंह से लार आई होती है, या फिर वो उनके चोट लगी होती है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेट करा जाए, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करा जाए, तो हमें पता चल जाए कि हाँ भी इनको सोते हुए ये नॉक्टर्नल एपिलेप्सी यानी नॉक्टर्नल सीजर आए थे। अच्छा, कई केसेस में मैंने कहीं पढ़ा था कि जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें भी सीजर्स आते हैं। न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं उनमें सीजर आ सकते हैं यदि पैदा होने के दौरान यदि उनके मस्तिष्क में किसी भी कारणवश ऑक्सीजन कमी हो जाए। कुछ वो बच्चे होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के दौरान पैदा होते हैं, या फिर जो बच्चे पेट के अंदर होते हैं और ड्यूरिंग डिलीवरी उनके मुंह के अंदर जो हमारा लिकर होता है, जो गंदा पानी जिसे बोलते हैं, वह चला जाए तो उनके अंदर कुछ समय के लिए ऑक्सीजन कमी हो जाती है। और यदि ब्रेन के अंदर 5 मिनट तक किसी भी कारण से ऑक्सीजन जाए तो वह डैमेज हो जाता है, उसके अंदर कुछ सूजन आ जाती है और उसकी वजह से दौरे आने लगते हैं। तो जो बच्चों में अक्सर जो इस तरह के दौरे आते हैं उसे कहते हैं हाइपोक्सिक इस्चेमिक सीजर, और ये अक्सर जो है डिलीवरी के दौरान ही होते हैं,
या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं उनको अचानक इन्फेक्शन हो जाए, या फिर क्या कहते हैं उनको किसी प्रकार की चोट लग जाए, दिमाग में किसी प्रकार का सूजन आ जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, तो उन बच्चों में भी ये इस तरह के दौरे आ सकते हैं। अच्छा, कई बार देखने में आया डॉक्टर साहब कि बुखार में बच्चों में सीजर्स पड़ते हैं, दौरे आ जाते हैं, और कई बार हमने पेपर में भी पढ़ा है कि बुखार, एक नया बुखार चला है, उसमें बच्चों को दौरे पड़ने लगते हैं। तो ये क्या है, इसको ज़रा समझाइए। देखो, ये जो बुखार के दौरान जो सीजर आते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है फिब्राइल सीजर और एक होता है एटिपिकल फिब्राइल सीजर। जो फिब्राइल सीजर हो सकते हैं वह फिजियोलॉजिकल होते हैं, वह किसी पैथोलॉजी की वजह से नहीं होते। वह कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 6 महीने से लेके 5 साल के बीच में हो, यदि उसको अचानक टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, 105 डिग्री के ऊपर चले जाए, तो उनको फीवर आ सकता है, उनको सीजर आ सकता है। फीवर की वजह से क्या होता है, हमारा जो सीजर का थ्रेशोल्ड होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या कहते हैं सीजर आ सकता है, और ये बहुत ही कॉमन होता है, और ये आगे जाके एपिलेप्सी में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ बीमारियां जिनमें फीवर के साथ साथ अगर दिमाग में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी हम फीवर रिलेटेड सीजर बोलते हैं। लेकिन इनका क्या दुष्प्रभाव होता है कि ये आगे जाके सीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन्हें एटिपिकल फिब्राइल सीजर बोलते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को सीजर आ रहे हैं और हमें कोई कारण नहीं मिलता, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इनको ये सिंपल फिब्राइल सीजर है, और इसमें कोई लंबी दवा देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी यदि इस तरह के फीवर आए तो शुरू के 3 दिन एक दवा आती है जिसे हम क्लोवाजेम बोलते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, और वो शुरू के 3 दिन देना होता है, और साथ साथ में जो फीवर की दवा होती है, तो आगे जाके ये फिब्राइल सीजर बच्चों को नहीं आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे सामने अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ गया या सीजर आ गए, तो उस समय वहाँ पर जो मौजूद हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि पिक्चरों में तो देखते हैं कि जूता सूंघा दो मोजे सूंघा दो, तो आपके हिसाब से मेडिकली क्या है, क्या करना चाहिए उस समय हम लोगों को? देखो, ये बहुत ही गलत भ्रांति है कि यदि किसी व्यक्ति को दौरा आ जाए, मिर्गी आ जाए, तो उसको जूता से सूंघा दो। कुछ लोग क्या करते हैं, उसके हाथ में चाकू दे देते हैं, लोहे की कुछ चीज़ देते हैं। तो होता क्या है ना, पेशेंट को तो दौरा आ रहा होता है, वह उस लोहे की चीज़ को अपने शरीर के किसी भी अंग पे अचानक मारने लगता है। इवन इधर कुछ लोग तो अपनी आंखें में मार लेते हैं और उनकी आंख भी खराब हो जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को सीजर आ रहा है तो सबसे पहले तो उसके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं देनी है, उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में चम्मच या हाथ या उंगली नहीं डालना होता है। उसको सबसे पहले उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए, उसके आसपास से भीड़ हटा देनी चाहिए जिससे उसको हवा मिलने लगे। यदि वह किसी आग, पानी या रोड के साइड में हो तो उसको हटा के खींच के एक सेफ जगह लेटा देना चाहिए। उसको पेट के बल लेटा देना चाहिए, जिससे अगर उसके बलगम या कुछ फ्रोथिंग हो रही है तो वह आराम से निकल जाए, वो एस्पिरेट ना करे, और हमको वेट करना चाहिए। जनरली कोई भी यदि सीजर का अटैक आ रहा है वह मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट या 5 मिनट तक ही जाता है। इससे ऊपर अपने आप सीजर अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं, तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब सीजर कंट्रोल हो जाए तो हमें किसी नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कुली मूवी में क्या होता है, जब सुरेश ओबराय को बेहोशी आती है तो कहते हैं कि इसको सीजर आ गया, तो अमिताभ बच्चन कहता है इसको जूता सूंघाओ, जूता सूंघाओ। तो वो फिल्मों की बातें होती हैं, वो फिल्मों में ही लागू होती हैं। सच में जूते से या आग से या फिर कील से या फिर चाकू से या लोहे की चीज़ देने से मरीज के सीजर कंट्रोल में नहीं होते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एक और पिक्चर मुझे याद आ रही है, दूल्हे राजा, जिसमें कादर खान जी बेहोश हो जाते हैं और जॉनी लीवर आते हैं, तो कहते हैं सेठ जी को कोई जूता सूंघाओ, कोई सड़ा हुआ मोजा सूंघाओ, इन्हें कुछ सूंघाओ, लेकिन अब इन्हें होश आने वाला नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी मूवीज़ हैं। खैर, एक चीज़ और है कि कई लोग गांव में, अब शहर में भी कुछ लोग भूत प्रेत है, कुछ ऊपरी साया है, ये भी करते रहते हैं। आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखो, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में भूत प्रेत से तो पीछा छोड़ा नहीं जा सकता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि विलेज बैकग्राउंड से होते हैं या फिर कि जो सोशली इकोनॉमिक पुअर होते हैं, तो उनकी सबसे पहले जो हम हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले यही निकल पाता है कि शुरू के 6 महीने तक तो मरीज के रिश्तेदारों को, मरीज के माता पिता को ऐसा लगता रहा कि इसको ऊपरी साया है,
इसकी आंखें जो ऊपर चढ़ जाती हैं या हाथ पैर में फड़कन आने लगती है या मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उनको लगता है कि कोई देवी शक्ति जो है इनके शरीर में घुस जाती है और उनके मुंह को टेढ़ा कर देती है। जब वह 6 महीने तक ये ठीक नहीं होता है तो वो फिर हमारे पास आते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि ये किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं हुआ है, ये किसी बाहर की शक्ति से नहीं हुआ है, ये दिमाग में होने वाला अनियंत्रित परिवर्तन है और ये एपिलेप्सी है। इसको सही समय पे इलाज करा जाए तो ठीक हो सकता है। कुछ लोग जैसे टीबी की गांठ हो, अगर उसको 6 महीने तक वो भूत प्रेत की वजह से बोलते थे कि हाँ भाई इनको भूत प्रेत की वजह से ये सीजर आ रहे हैं, तो होता क्या है जब हमारे पास आते हैं ना, तो वो जो ट्यूबरकुलोमा यानी टीबी की गांठ होती है वह काफ़ी लेट हो जाती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। उससे क्या होता है, मरीज का इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये मैं एक स्पेशल नोट देना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि यदि किसी को एपिलेप्सी हो रही है तो सबसे पहले नज़दीकी किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करनी चाहिए, ना कि भूत प्रेत उतरवाने के लिए बाबा या हकीमों के पास ले जाना चाहिए। इसको वैसे एपिलेप्सी को कैसे डायग्नोस करते हैं आप लोग, क्या है डायग्नोसिस? एपिलेप्सी की डायग्नोसिस सबसे मुख्य होती है क्लिनिकल। इसको क्लिनिकल ही जो मरीज के लक्षण होते हैं उससे कंफर्म करा जा सकता है, उसके डायग्नोस किया जा सकता है। यदि थोड़ा डाउट होता है तो हम एमआरआई कराते हैं, हम ईजी कराते हैं, हम विशेष प्रकार के टेस्ट कराते हैं। उसकी कारण जानने के लिए कि एपिलेप्सी क्या कारण होता है तो हम उसका ब्लड के टेस्ट कराते हैं। उसमें कैल्शियम की जांच हो सकती है, सोडियम की जांच हो सकती है, पोटेशियम की जांच हो सकती है, किसी प्रकार की कोई जेनेटिक टेस्ट हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं हम उसका समय समय पर ईजी कराते हैं। तो ईजी के द्वारा क्या होता है, एपिलेप्सी ब्रेन के अंदर चल रही है कि नहीं चल रही इसका पता चल जाता है, और ये पता चलता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी बता दीजिए। एपिलेप्सी का जो ट्रीटमेंट होता है उसका ट्रीटमेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होते हैं। यह बहुत तरह की होती हैं और ये जिस प्रकार का मरीज को दौरा आता है, जो उसका कारण होता है, उसको ट्रीटमेंट करा जाता है। सपोज करो यदि किसी मरीज को एपिलेप्सी है और एपिलेप्सी का कारण टीबी की गांठ है या फिर एनसीसी यानी कीड़े की गांठ है, तो मुख्यतः टीबी का इलाज करा जाता है या फिर कीड़े की गांठ का इलाज करा जाता है। साथ में उसको दौरा ना पड़ जाए तो उसको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हमने सारी जाँचें कराई और उसमें कुछ नहीं आता है तो हमें कह सकते हैं कि भाई इनको इडियोपैथिक एपिलेप्सी है या फिर जेनेटिक एपिलेप्सी है। तो इसमें क्या होता है, हम एक विशेष समय तक, वह 2 साल से लेके 5 साल तक होता है, उसको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं। और जहाँ से उसको सीजर आ रहते हैं वो 2 से 5 साल तक दवा देने से वो जो आग होती है, जो एपिलेप्सी सेंटर होता है, वह सबसाइड हो जाता है और वो बंद हो सकता है। हम ऐसे समझ सकते हैं यदि एपिलेप्सी जो है स्प्रिंग की तरह है, स्प्रिंग को हम जब तक दबाए रखेंगे वह दबी रहेगी और जैसे ही छोड़ेंगे वो एकदम ही जंप कर जाएगी। इसी तरह यदि हम एपिलेप्सी की दवा दे रहे हैं तो पेशेंट कंट्रोल में रहता है, लेकिन यदि हम एपिलेप्सी की दवा जल्दी हटा दें तो फिर सीजर आ सकते हैं। तो हमको क्या करना होता है, उस स्प्रिंग को काफ़ी देर तक दबाए रखना होता है। वह 2 साल से लेकर 3 साल तक होती है। उससे क्या होता है, स्प्रिंग की जो है उछलने की क्षमता होती है वह ख़त्म हो जाती है, और फिर अगर हम दवा हटा भी दें तो जो स्प्रिंग रूप की जो एपिलेप्सी है वह उछलती नहीं है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जो ब्रेन का जो विशेष सेंटर होता है जहाँ से एपिलेप्सी ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ पे एपिलेप्सी की दवा देके उस सेंटर को जो निष्क्रिय कर दिया जाए और धीरे 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 हम दवा हटा देते हैं और पेशेंट जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। तो लगभग ये दवाइयाँ कितने टाइम तक चलती हैं, और क्या मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? एपिलेप्सी अक्सर जो है ठीक हो जाती हैं और कुछ एपिलेप्सी जो होती है ठीक नहीं होती है लेकिन कंट्रोल में रहती हैं। सपोज करो यदि किसी को हेड इंजरी की वजह से दौरे पड़ते हैं तो हम हेड इंजरी का ट्रीटमेंट करें तो एपिलेप्सी ठीक हो सकती है। यदि किसी को एनसीसी है उसकी वजह से दौरे आ रहे तो वो ठीक हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अचानक शराब को छोड़ दे तो उसको भी दौरे आ सकते हैं, तो हम शराब का इलाज करें तो एपिलेप्सी ठीक हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को शरीर में अचानक नमक की कमी हो जाए तो उसको दौरा सकते हैं, तो उसको नमक का इलाज करें, उसको सोडियम इन्फ्यूजन दें तो वह करेक्शन हो जाएगा, वो एपिलेप्सी ठीक हो सकती है। हाँ, कुछ एपिलेप्सी होती है जो जेनेटिक एपिलेप्सी होती है जिसमें हमको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना होता है। उसमें हमें लंबे समय तक शरीर के अनुकूल दवा देनी होती है जिससे जो है एपिलेप्सी कंट्रोल में रहे, और कुछ समय के बाद जो एपिलेप्सी जो है उस जो सेंटर होता है वह धीरे 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 सबसाइड हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और वह हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यह पेशेंट अब तेरे एपिलेप्सी से ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो है जिसको 2 साल तक हम दवा देते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, यदि उसके 2 साल के अंदर कोई दौरा नहीं पड़ा है और हम 1 या 2 बार
या मैक्सिमम 3 से 4 बार उसको ईजी कराते हैं। यदि इसका ईजी भी नॉर्मल आती है और इसे क्लिनिकल दौरा नहीं पड़ता है तो हम धीरे धीरे जो दवा टेपर करके बंद कर देते हैं और फिर वेट करते हैं। जनरली डिक्टम क्या होता है, 2 साल के बाद यदि एपिलेप्सी की दवा बंद करी जाए, जो जेनेटिक एपिलेप्सी हो या फिर इडियोपैथिक एपिलेप्सी हो, उसमें चांसेस रहते हैं कि दोबारा रिकरेंस हो जाए। लेकिन 5 साल के बाद 2.5 से केवल 3% चांसेस रहते हैं कि उसको एपिलेप्सी आए। या 6 साल अगर हम 7 साल तक दे दें ऐसी दवा जो कि हमारे शरीर को हानि ना पहुंचाएं, तो पेशेंट जो पूरी तरीके से ठीक रह सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, मैं एक सामाजिक मुद्दा भी है कि कुछ लड़कियों की शादियां इस वजह से टूट जाती हैं। जो लड़की वाले होते हैं वो बताते नहीं हैं और शादी के बाद पता चलता है कि लड़की को सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं और फिर शादी टूट जाती है। इस पर एक मूवी बनी थी, मैं नाम नहीं याद आ पा रहा हूँ, आपने भी हो सकता है देखी हो। हाँ, मैंने देखी थी। वरुण धवन की भी जो हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी, उसमें जो वरुण धवन होता है उसकी शादी हो जाती है जो हीरोइन होती है, और उसके बाद उसको पता पड़ता है कि उसको एपिलेप्सी होती है और वह बाद में फिर जो है उस पर काफ़ी अटैक करते हैं, उस लड़की को काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड होता है और अल्टीमेटली निष्कर्ष निकलता है कि एपिलेप्सी जो ठीक हो जाती है और अल्टीमेटली जो है जो हमारा हीरो होता है वह अपनी हीरोइन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे हीरोइन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो अगर एपिलेप्सी का कोई पेशेंट है तो हमारे न्यूरो के हीरो हैं एक, तो आप इन न्यूरो के हीरो के पास आ जाइए, ये आपकी एपिलेप्सी भी ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर साहब जाते जाते कुछ टिप्स एपिलेप्सी के पेशेंट्स को आप देना चाहें अगर तो दे दें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि एपिलेप्सी कोई अद्भुत बीमारी नहीं है, कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। यदि किसी बच्ची को या किसी बच्चे को एपिलेप्सी हो जाती है तो सबसे पहले परिवार में मिलजुल कर डिस्कस करना चाहिए, डॉक्टर को डिटेल में बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी एपिलेप्सी हो उसका इलाज संभव है। यह कोई हीन भावना वाला विषय नहीं है, इसको डिस्कस करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को एपिलेप्सी आ रही है तो उसके परिवार को उसका प्रिवेंशन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो स्कूल में टीचर से ये सब डिस्कस कर लेने चाहिए कि हाँ इसको ये दिक्कत है और ऐसा हो तो मरीज को या बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना है, उसको इस तरीके से महसूस नहीं कराना चाहिए कि उसको कोई स्पेशल बीमारी है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी एपिलेप्सी हो उसको छोटी सी सिंपल सी कम दवा और कम मात्रा में दवा देके उसको ठीक किया जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा, डॉक्टर राकेश कुमार ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को एपिलेप्सी विस्तार से समझाई। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका सही जवाब देने पर आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा डॉक्टर राकेश कुमार से। तो आज का सवाल है कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर है और उसको एपिलेप्सी है और वो क्रिकेटर इंडिया का नहीं है। हाँ, एक हिंट दे देता हूँ, बहुत अच्छा फील्डर है, बहुत अच्छे फील्डर रहे हैं, अब वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और उनका अगर आप नाम बता पाएँ तो आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा डॉक्टर राकेश कुमार से। तो जल्दी जल्दी कमेंट में करके हमें उस क्रिकेटर का नाम बताइए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है एपिलेप्सी से संबंधित तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, डॉक्टर राकेश कुमार ज़रूर उसका जवाब देंगे। तब तक तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहेगी और आप तिवारी जी टॉक शो से जुड़े रहेंगे। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।